हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग जानते हो कि हम लोग आपके लिए एक लगातार सेशन लेकर आ रहे हैं। उस सेशन का नाम है स्टैटिक जीके और आज का जो सेशन है वो सेशन नंबर 4 है। तो आप लोग जानते हो कि इसमें हम लोग जो भी प्रश्न लेकर आते हैं वो आपके जनरल कॉम्पिटिशन में जो भी जितने भी तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपके इंपॉर्टेंट अगर कुछ करंट अफेयर्स भी आ जाएगा तो वो भी हम लोग लाएंगे जरूर। ठीक है, तो ये जो सेशन होता है वो हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आने वाले समय में आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि हम लोग अभी करंट में बहुत बड़ी मात्रा में बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, तो इसके लिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसके लिए एक बैच भी लेकर आए हैं, टारगेट बैच, जिसमें हम लोग 3 से 3.5 घंटे तक पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चे ही परेशान हो जाते हैं कि सर इतना क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि हाँ, अगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका जॉब नहीं होगा, क्योंकि जॉब के बाद भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। तो वो मेहनत, वो पैशन, वो लगन और वो आदत आज से ही आपको शुरू कर देना है। कहते हैं ना कि आदमी को अगर जिस रूप में ढलना हो तो वो आदत उसी तरह का लाइफ जीना चाहिए, है ना। तो आपको अगर कल के डेट में एक अच्छा इंसान बनना हो तो आपको अच्छी आदतें सीखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। और आपको अगर जॉब करना हो तो अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये जो बैच है हम लोग का, जिसमें इस तरह से बहुत सारे जीके को लेकर आते हैं, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा, इनमें से किस बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक जो अब क्या बन चुका है, तो अब आपका बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग पूरा इसका इतिहास वगैरह देख लेते हैं सब कुछ कि कैसे क्या बना था। सबसे पहले तो आ जाओ, इंपीरियल बैंक ये 3 बैंक को मिला के बना था। जो क्वेश्चन भी शायद आपका पूछ रहा है, इनमें से किस बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। तो पहले तो आ जाओ, इसका आंसर लगा लो ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों बैंकों को मिलाकर। अब हम लोग यहाँ पे इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता, एक चीज आप देखिएगा, हम चर्चा भी किए थे शायद कि अंग्रेज लोग हैं जो मैक्सिमम इस रीजन में ही ज्यादा काम करता था, क्योंकि इसका प्रेसिडेंसी यहीं पर था। जैसे ये बंगाल हो गया उस समय का, ये मद्रास हो गया इस समय का, और ये हो गया आपका बॉम्बे। तो मैक्सिमम अंग्रेज जो भी होता था, या तो विश्वविद्यालय बना रहा है, बैंक बना रहा है, प्रेसिडेंसी बना रहा है, हाईकोर्ट बना रहा है, सारा ही बनाता था। तो आपका बैंक भी यहीं बनाया था। सबसे पहले बनाया था बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता। कब बनाया था? तो ये बनाया था 1806 में, ठीक है। उसके बाद फिर बनाया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ये कब बनाया? तो ये बनाया था आपका 1840 में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बनाया बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। आप देख रहे हो कि वही तीनों एरिया कवर हुआ ना। ये कब बनाया? तो ये बनाया आपका 1843 में, ठीक है। चलो उसके बाद फिर देखो क्या हुआ। उसके बाद फिर 1921 में, ठीक है। उसके बाद 1921 में क्या किया? इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया। मर्ज करके क्या बनाया? तो बनाया इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत जगह शॉर्ट में आपको IBI लिखा हुआ मिलेगा, IBI। तो देखो कितना सारा क्वेश्चन अभी से कवर होने वाला। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। अब देखो क्या होगा उसके बाद, जैसे हम लोग RBI के बारे में पढ़ते हैं ना, यंग हिल्टन कमेटी, वैसा ही देखिएगा। उसके बाद 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को किसकी सिफारिश पे? तो गोरेवाला समिति, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, ठीक है, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? तो जो IBI बैंक था इसका नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस दिन राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा ही हम लोग देखे थे ना RBI वाला, कौन सा कमेटी था? तो यंग हिल्टन कमेटी था। यहाँ पे हुआ आपका गोरेवाला समिति कमेटी, ठीक है। चलो अगर आपसे पूछता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। अगर आपसे पूछता है SBI बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष थे जॉन मथाई,
ठीक है, जॉन मथाई अंग्रेज ही थे। चलो अभी पूछते हैं कि अभी कौन है, अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट कौन है, तो ये हो जाएंगे दिनेश कुमार खाड़ा, दिनेश कुमार, और हो जाएगा आपका खाड़ा, ठीक है। क्या कभी महिला बनी है? जैसे आरबीआई वाले में हम लोग देखे थे कि आरबीआई बैंक में आज तक महिला गवर्नर नहीं बनी है, उप गवर्नर बनी है के जे उदेशी, पिछले वाले सेशन में हम लोग देखे थे। क्या इसकी महिला गवर्नर बनी है? तो जी हाँ बनी है, ठीक है, इसमें महिला बनी है गवर्नर, तो हाँ बनी है, और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अरुधंती भट्टाचार्य, अरुधंती भट्टाचार्य, ठीक है। चलो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकता था वो हम लोग देख लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आते आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? पटना युवक संघ, ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, जबकि एक पाटलिपुत्र युवक संघ का भी स्थापना हुआ था, पाटलिपुत्र युवक संघ, युवक संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, ठीक है। कब हुई थी? 1929 में। बात करें पाटलिपुत्र के बारे में, देखो कुछ कुछ डेट दिया हुआ, कनेक्ट करते हैं हम लोग। क्या क्या हो सकता है? जैसे 49, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो हमारा संविधान बन चुका था बट लागू नहीं हुआ था। 1921 में देख सकते हो क्या हुआ था। ऐसे तो अभी इंपीरियल बैंक जो हम लोग देख रहे थे 1921 में ही तो बना था, तीनों बैंक को मर्ज करके। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बात करें पटना के बारे में, तो पटना को और भी क्या क्या बोला जाता है? तो पटना को आपका कुसुमपुर, ठीक है, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से भी पटना को जाना जाता है, और अभी पटना के नाम से, पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करें तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना कौन किया? तो आप देखना अजातशत्रु के टाइम से ही, जिसको कुनिक भी कहा जाता है, अजातशत्रु के टाइम से ही पाटलिपुत्र बनाया जा रहा था कि हमको नेक्स्ट राजधानी बनाना है, लेकिन फाइनली पाटलिपुत्र को बनाया कौन? काम स्टार्ट हुआ था इसके टाइम से, लेकिन फाइनली पाटलिपुत्र को बनाया कौन? तो उदयन। और राजधानी के रूप में भी पहली बार कौन बनाया? तो ये उदयन ही बनाया, जो हर्षक वंश का था। और क्या देख सकते हैं पाटलिपुत्र के बारे में? तो बिहार की राजधानी आपका पटना है। अगर बात करें बिहार के पहले सीएम कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। लेकिन शायद आपको पता होगा कि 1937 के लगभग में जो चुनाव हुआ था, 1935 के एक्ट से 1937 में चुनाव हुआ था, और उस समय पीएम होता था, 11 प्रांत था और 11 प्रांत में पीएम होता था। तो वैसे क्वेश्चन आपसे कभी कर सकता है कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री ही होता था, जो मुख्यमंत्री होता था वो प्रधानमंत्री ही होता था। और अगर आपसे पूछ ले कि पीएम कौन था बिहार का, तो मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो थे वो बिहार के पहले पीएम थे। अभी के समय में आपको लगेगा कि बिहार का कैसे हो जाएगा, देश का होता ना, लेकिन उस समय था। श्री कृष्ण सिंह भी बिहार के पीएम रहे थे। जब हमारा देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तब क्या बनने लगा? तो हर एक स्टेट में सीएम बनने लगा था, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ये भी कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारे बिहार में। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बीपीएससी का था, क्वेश्चन क्या था कि बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? क्या था? बिहार के पहले गवर्नर या राज्यपाल, ठीक है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जयराम दास दौलतराम थे, लेकिन एक अंग्रेज का नाम था, और उस अंग्रेज का नाम क्या था? जेम्स शिफ्टन। तो आप ये सब सारा याद रखना, ये पिछली बार बीपीएससी का क्वेश्चन है। जेम्स शिफ्टन अंग्रेज था। वैसे अगर कभी पूछ लिया कि बिहार का पीएम कौन था, तो आधे लोग क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे कि क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस। और पहले सीएम कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, क्रांतिकारी, थोड़ा सा इशू रखा है, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद कहां से गिरफ्तार किया गया था? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र में फांसी किसको मिला था? खुदीराम बोस को। सबसे पहले फांसी किसको मिला था? तो वो मिला था मंगल पांडे को, जिसके बाद ही तो आपका क्रांति हुआ था ना, 1857 का क्रांति हो गया था। फिर यही सब खैर उस समय तो मंगल पांडे जी थे, उसके बाद ही उनको फांसी वगैरह हो गया था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो वो था खुदीराम बोस। 18 साल भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। अब हुआ था क्या? तो देखिएगा, 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर का जो सेशन जज था, उसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? उसका नाम था किंग्सफोर्ड,
ठीक है, किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए खुदीराम बोस, ठीक है, कौन कौन, तो उसको मारने के लिए खुदीराम बोस, साथ में इनके सहयोगी, इनके मित्र थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, इनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। देखो उस समय तो इतना नहीं होता था ना कि फोन है, इंटरनेट है, आप तुरंत फोन करके बता दो कि हाँ भाई आ रहा है फेंको बम, उस समय तो कुछ भी नहीं था इतना संसाधन, बेचारा को टाइम पता था कि हाँ भाई इस समय आता है और उसी समय वो बम मारे, लेकिन हुआ क्या, बाय डिफॉल्ट किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन इसकी पत्नी और इसकी बेटी मारी गई, और उससे क्या हुआ कि ये सचेत हो गया, ठीक है, कौन, ये किंग्सफोर्ड सचेत हो गया कि हाँ भाई मेरे पे हमला हो रहा है, और आइडिया लग चुका था, पता चल चुका था कि अटैक किया कौन है। फिर मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर दूर, मुजफ्फरपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पूसा स्टेशन, ठीक है, जिसका नाम है पूसा स्टेशन, यहाँ पर खुदीराम बोस जी पकड़े गए, और प्रफुल्ल चाकी वो अंग्रेजों के हाथ मरना नहीं चाहते थे, और बेचारे बहुत छोटे भी थे, वो क्या किया, आत्महत्या कर लिए, प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है जिसका नाम है पूसा स्टेशन, वहां पर क्या हुआ, वो पकड़े गए। आगे जाके क्या हुआ, जब पकड़े गए तो तुरंत में, देखो कब हुआ था ये कांड, तो ये हुआ था आपका 30 अप्रैल 1908 को, जल्दी से ये पकड़े गए, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में क्या हुआ, इनको सजा सुना दिया गया, ठीक है, जुलाई में सजा सुनाया गया, और कब सुनाया गया, तो देखना यहाँ पे 13 जुलाई को, 13 जुलाई 1908 को इनको सजा सुना दिया गया, किस चीज का, फांसी का, ठीक है, फांसी का सजा सुनाया गया, और 11 अगस्त 1908 को इनको फाइनली फांसी दे दिया गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कब दिया, कब फैसला सुनाया गया, कब बम फेंके थे। तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि इनको फांसी कहाँ दिया गया, तो कहाँ दिया गया था, तो भाई मुजफ्फरपुर में पकड़े गए थे, तो यहीं के जेल में, मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दे दिया गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल में क्या हुआ, इनको फांसी दे दिया गया। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ आप पढ़ोगे कि जब इनको फांसी दिया गया, पूरे देश में क्रांतिकारी टाइप का माहौल बन गया कि इतना छोटा सा लड़का को फांसी दे दिया गया, और वो भी लड़का खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके शहादत के बाद जो यंग लड़का लोग था वो धोती पहनने लगा था। धोती क्यों पहनने लगा, उसका क्या मतलब है, तो जो धोती होता था ना, ऐसे मान लो कि धोती है, तो ये जो इसका नीचे वाला कोड होता था, ये सारे कोड पे लिखा होता था खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, मतलब इस टाइप से खुदीराम बोस का लहर जाग गया। सारे लोग जो उस समय, मतलब लोग उनको उसी टाइप से वो उनके लिए सहानुभूति दिखा रहे थे, उनके लिए प्यार दिखा रहे थे कि उनके नाम का कपड़ा सब जगह पूरा फेमस होने लगा था खुदीराम बोस का। आप याद रखोगे कि जो सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी फांसी पाने वाला खुदीराम बोस, और सबसे पहले पाने वाला तो वो रहेगा आपका मंगल पांडे। जैसे हम लोग जानते हैं भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, सारे फांसी से ही इनकी डेथ हुई थी, हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिएगा, किस गैस के कारण कोयले की खानों में विस्फोट होते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज देखते होगे तो हाल ही में अमेरिका में एक गाय, वहाँ गाय को हम लोग जैसे माता जैसा नहीं पूजा जाता है, वहाँ पे सब कुछ व्यापार की दृष्टि से ही काम किया जाता है। तो गाय लोग के लिए भी एक कारखाना टाइप का था, और वहाँ पे अचानक से बहुत भयानक वाला बम विस्फोट हुआ था, बहुत सारी गायें जल के मर गई थी। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था आपका यही वाला गैस। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से, किस गैस के कारण कोयले की खानों में विस्फोट होते हैं, तो ये गैस का नाम है CH4। क्या नाम है इसका, मीथेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीथेन, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, ठीक है, मीथेन। अब मीथेन से क्या होता है ना कि इससे विस्फोट होने के चांसेस होते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई आप फिर गाय के बारे में भी क्यों बोली, तो गाय के बारे में इसलिए बोले क्योंकि आप देखना कि गाय जो होता है जुगाली करते रहता है। जुगाली मतलब एनी टाइम मुंह चलाते रहता है, अपना खाना बचा के रखेगा और फिर खाते रहेगा बाद में। तो वो जो जुगाली करता है ना, उस समय जो गैस निकलता है उसमें भी, ठीक है, जब गाय जो है आपका जुगाली करता है तो उसमें जो गैस निकलता है उसमें भी कौन सा गैस होता है, CH4, मीथेन, ठीक है। और ये क्या होता है कि विस्फोट के लिए बहुत सहायक होता है। दूसरा क्या देख सकते हैं, CH4, इसी से आपका ग्रीन हाउस गैस भी बनता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्लोबल वार्मिंग में आपका CH4 का भी क्या होता है, बहुत ज्यादा योगदान होता है। दूसरा ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ठीक है, ये होता है आपका रंगहीन और आपका गंधहीन। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आपका LPG होता है, ठीक है, LPG होता है जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का क्या होता है, C3H8, और ब्यूटेन का क्या होता है, C4H10,
ठीक है। ये भी क्या होता है, तो एक तरह का गंधहीन ही होता है, इसमें भी स्मेल नहीं होता है। तो आप देखते हो कि घर में कभी कभी क्या होता है कि गैस लीक कर रहा है, स्मेल कर रहा है, तो स्मेल ये नहीं करता है। स्मेल क्या करता है, स्मेल करता है आपका इथाइल मड कैप्टन, इथाइल मड कैप्टन, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई गैस लीक हो रहा है और हम जल्दी से क्या करते हैं, तो सिलेंडर को बंद करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा CH4 मीथेन। अगर बात हम कोयले का कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, क्या देखेंगे भाई, तो देख लीजिएगा कोयला। कोयला का कितना प्रकार होता है, कोयला का 4 प्रकार होता है। ठीक है, कोयला का कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार। हम लोग को पता है कि भाई जिस कोयले में कार्बन ज्यादा होगा वो कोयला क्या होगा, बढ़िया होगा। तो सबसे अच्छा वाला कोयला कौन सा होता है, तो ये होता है तुम्हारा एंथ्रासाइट। कौन होता है, एंथ्रासाइट। कार्बन का मात्रा 80 to 90% इसमें होता है। उसके बाद फिर आता है सेकंड नंबर पे बढ़िया वाला बिटुमिनस। ठीक है, नंबर 3 पे आता है आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूरा कोयला। पूछता है क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं। इसी कोयले में क्या होता है, जल वाष्प का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जल वाष्प का। और सबसे खराब टाइप का कौन सा होता है, तो ये होता है आपका पीट। अब जो खराब रहता है लोग उसी को ना पीटता है, तो आप इसे याद रखोगे कि पीट क्या होता है, सबसे खराब। यहाँ पे आप इतना याद रखना। चलिए आगे आते हैं, ड्यूटियो हो गया, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, जो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का काम करता है। CO2 तो हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको जो शुष्क होता है उसको क्या कहते हैं, शुष्क वर्ग किसी को कहा जाता है ना। और N2 हो गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है, इसको जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं ले पाता है, तो किस चीज में लेता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े ही देर में हम लोग इसमें बहुत कुछ देख लेंगे। आप क्या याद रखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ, क्या याद रखोगे, सबसे पहले तो भाग 18। ठीक है, भाग 18। हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22, लेकिन 1 2 करके 25 कर दिया गया है उसको, आप दोनों याद रखोगे। भाग 18, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ये जो आपका संविधान संशोधन है ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोग को प्रेरणा मिला कि भाई हम लोग को भी अपने संविधान में ऐसा कुछ रखना चाहिए कि इन फ्यूचर समय के साथ चेंज कर सके। ठीक है, और देखना और क्या देख सकते हैं, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद सबसे पहले आप आओगे 352, आप इसमें क्या ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे और फिर पहुंच जाओगे सीधे कहाँ, 356 पे। फिर से 4 ऐड करोगे और फिर से 4 ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 360 पे। अब क्या होगा, क्यों भैया क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो क्यों ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले 352 में क्या है, राष्ट्रीय शासन, नहीं क्या कहेंगे इसको, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, 352 में क्या कहेंगे इसको, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या होता है, तो ये पूरे के पूरे कंट्री में लगता है। ठीक है, पूरे कंट्री में लगता है, फील हो जाता है हम लोग को कि हाँ भाई आपात का लगा हुआ है, लगा है कभी, तो हाँ लगा है। कब कब लगा है, तो 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। ठीक है, 1975 में चाइना का समय हुआ था, चाइना के साथ जो हो रहा था, फिर वो बांग्लादेश वाला जो मैटर हुआ था, और 1975 में इंदिरा गांधी लगा दी थी। ठीक है, क्या क्या प्रावधान है इसमें, तो देखिएगा थोड़ा सा। जैसे शुरुआत में जब लगता है तो संसद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसे, संसद से, ठीक है, 1 महीने के अंदर अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है। अनुमोदन मतलब संसद से 1 महीने के अंदर क्लियर कर देना है कि हाँ भाई हम लोग को आपातकाल लगाना है, देश में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कब तक के लिए लगता है, तो 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगता है। और कब तक के लिए लगेगा, अनिश्चित काल के लिए। और यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो गए, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, चलो देखो क्या देखें हम लोग। सबसे पहले तो 3 बार लग चुका है भारत में अभी तक। संसद से 1 महीने के अंदर अनुमोदन लेना होता है, 6 माह के लिए लगता है और अनिश्चित काल के लिए लगेगा। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, 356। ये क्या होता है, ये किसी राज्य में लगता है, इसको हम लोग राजकीय आपात कहते हैं। राजकीय आपात मतलब किसी राज्य में लगेगा, या इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य का जो सरकार चल रहा है वो जब विफल हो जाता है तब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, 356 के अकॉर्डिंग। क्या होता है इसमें, तो इसमें 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन करवाना होता है। 2 महीने के अंदर संसद से क्या करवाना होता है, तो अनुमोदन, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस, है ना, मतलब स्वीकारना होता है। 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन करवाना है। उसके बाद
6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। देखो अगर उसके पहले सिचुएशन सही हो गया तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सिचुएशन सही नहीं हुआ तो 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। और मैक्सिमम कितने साल के लिए लग सकता है, तो 3 साल के लिए। 3 साल के लिए अधिकतम लग सकता है, उसके इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, मैक्सिमम 3 साल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल के लिए। उसके बाद देखिएगा 360 वाला, ये होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मतलब ऐसा सिचुएशन, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा। जैसे कभी लगा है क्या राष्ट्रपति शासन, तो बहुत बार लगा, स्पेस तो बचा ही नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या कभी लगा है राष्ट्रपति शासन, तो हाँ भाई लगा है। 1951-52 में लगा था। 1951-52 में सबसे पहले लगा था पंजाब में। उस समय पंजाब को पेप्सू कहा जाता था, पेप्सू। ठीक है, पंजाब में लगा। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, तो सबसे ज्यादा बार लगा है मणिपुर, साथ ही यूपी। कितने बार, 10 बार। ठीक है, हमारे बिहार में कितनी बार लगा है, तो बिहार में लगा है 8 बार। ठीक है, वित्तीय आपात क्या होता है, तो जब पैसे की कमी हो जाती है देश में तो क्या लगता है, वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात, इसमें भी क्या देखेंगे, तो 2 महीने के अंदर संसद से क्या करवाना है, अनुमोदन करवाना है, मतलब करवाना है कि हाँ भाई आपातकाल लगाना है। और ये भी कितने साल के लिए लगता है, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। बाकी पॉलिटी वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल से, यहाँ पे आप इतना याद रखना। पूछ रहा है कहाँ पे, राष्ट्रपति शासन कहाँ था, तो यहाँ था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 356। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। अब देखो पूर्णकालिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी ऐसी पीएम रही थी जो अपने टाइम में वित्त मंत्री भी बनी हुई थी, रक्षा मंत्री भी बनी हुई थी समय आने पे। यहाँ पे पूर्णकालिक बोल रहा है, मतलब या तो हम रक्षा मंत्री 100% बने हुए हैं पूर्णकालिक, या फिर आपके वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी वित्त मंत्री भी थी, रक्षा मंत्री भी थी और प्रधानमंत्री तो थी ही। यहाँ पे पूछा पूर्णकालिक, तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी, तो ये थी निर्मला सीतारमन। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी, वित्त मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमन। अभी भी तो यही है। अगर आपसे पूछता है कि भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन रही थी, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमन। और देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिएगा निर्मला सीतारमन रक्षा मंत्री भी रही थी, लेकिन आप इंदिरा गांधी के बारे में याद रखना, ये अपने टाइम में एडहॉक, एडहॉक मतलब होता है ना क्या, जैसे अतिरिक्त कार्यभार संभालना, तो वित्त मंत्री का भी संभाली थी अपने टाइम में और रक्षा मंत्री का भी संभाली थी। पूर्णकालिक दोनों सीतारमन ही बनी है, वित्त मंत्री भी बनी है और आपका रक्षा मंत्री भी बनी है। अब देखो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो इंदिरा गांधी, तो भारत की पहली महिला पीएम, भारत की पहली महिला पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सरोजिनी नायडू, तो भारत में किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल, तो ये कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी, यूपी। भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में, 3 चीज, तो बनी थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये बनी थी यूपी की। मतलब इस चीज का गौरव यूपी को ही प्राप्त है, किस चीज का, तो यही पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी और यही पहली महिला क्या है, गवर्नर भी बनी। दूसरा बात, अगर आपसे पूछता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहली महिला पीएम कौन थी, पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व की पहली महिला पीएम, तो ये हो जाएगी सिरी माओ भंडार नाइके। और कहाँ की थी ये मैडम, तो ये थी श्रीलंका की, श्रीलंका। ठीक है, अगर आपसे पूछता है विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, विश्व की पहली महिला का बात हो रहा है यहाँ पे, पहली महिला राष्ट्रपति, तो क्या हो जाएगा, मारिया एस्तेला पेरोन। और ये कहाँ की थी, तो ये थी अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का आपका कंट्री है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्या लिखा है, ये हो जाएगा कंथुड़ी। ठीक है, कंथुड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है M.K. स्टालिन साहब, M.K. स्टालिन। रिसेंटली इनका ऑटोबायोग्राफी आया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था उमलिंग ओरुवन।
ठीक है। चलो, यहाँ का गवर्नर कौन है? तो यहाँ का गवर्नर है RN रवि, RN रवि। ठीक है, और क्या देख सकते हैं? उत्सव का बात कर रहा है ना, तो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, जैसे पोंगल है ना। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो आपका तमिलनाडु में ही होता है। थाई पुषम, थाई पुषम ये भी कहाँ का है? तो ये भी तमिलनाडु का है। महामहम, महामहम उत्सव, तो ये भी कहाँ का? तमिलनाडु का। बात करें तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, बताइएगा आप कमेंट करके कि भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं कमेंट करके बताइएगा, और आपके कमेंट को पिन किया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, चलिए बताइएगा कितने हैं। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है ये कौन सा है? तो ये है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है। क्या है? 2 परमाणु संयंत्र, 2 परमाणु संयंत्र। ठीक है, और इसका नाम क्या है? कुडनकुलम, कुडनकुलम, और आपका कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम। और सबसे पुराना कौन सा था? तो पुराना था तारापुर, महाराष्ट्र वाला, जो अभी बिहार पुलिस में पूछा हुआ भी था। आंसर हमारा क्या हो गया? तो आंसर हो गया आपका तमिलनाडु। एक चीज और याद रखिएगा, नाश्ता योजना, नाश्ता योजना कहाँ का है? तो ये योजना आपका तमिलनाडु का ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिएगा 11 डिग्री चैनल किस द्वीप को अलग करता है? 11 डिग्री चैनल किस द्वीप को अलग करता है? देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 11 डिग्री चैनल। अब देखो ये 11 डिग्री क्या है? तो खैर भाई ये तो ज्योग्राफी का चैप्टर है कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्लोब, और ग्लोब में आपको पता है कि अक्षांश रेखा होते हैं ना, अक्षांश रेखा ग्लोब पे, और ये इसी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये डिग्री में बांटा जाता है। जैसे ये आपका 0 डिग्री हो गया, फिर ऐसे आपका 10, 11 इस टाइप से जाते जाता है, 90, 90 जाता है दोनों साइड। अब यही यहाँ पे 11 डिग्री चैनल किस द्वीप को अलग करता है? हम लोग आते हैं शुरुआत से, जैसे देखिएगा मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो ये करता है 8 डिग्री चैनल। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे 8 डिग्री क्या है, क्या बोल रहे हो 8 डिग्री, तो 8 डिग्री अक्षांश है। क्या है ये? तो ये 8 डिग्री क्या है आपका? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। वही देखिएगा कवारती, आपको कवारती के जगह पे कहीं कहीं लक्षद्वीप भी लिखा हुआ मिलेगा। कवारती के जगह पे कहीं कहीं लक्षद्वीप भी लिखा हुआ मिलेगा। लक्षद्वीप की तो राजधानी है ना कवारती। कवारती और मिनिकॉय, मिनिकॉय करना, मिनिनॉय नहीं होगा, मिनिकॉय। हाँ ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। जैसे हम लोग जानते हैं मालदीव हुआ, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, ये द्वीपीय देश है। ऐसा नहीं जैसे बिहार क्या है, तो बिहार इतना दूर में अपना बिहार है। तो लक्षद्वीप कैसा है? तो भाई ऐसे ऐसे पूरा फैला हुआ है। अंडमान निकोबार कैसा है? तो ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो बीच बीच से तो आपका अक्षांश जा रहा है ना, इस अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चैनल बोलते हैं, और 8 डिग्री 9 डिग्री जो भी होता है डिनोट करते हैं। चलो आ जाओ, छोटा अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच कौन सा है? तो इसके बीच है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और आगे आना अमीन द्वीप, अमीन द्वीप, अमीन द्वीप और कन्नानौर के बीच, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अमीन द्वीप को और कन्नानौर को। आप पूछो भैया कहाँ है? तो भाई दोनों लक्षद्वीप में ही है। ठीक है, दोनों लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है ना, 36 द्वीप है, जिसमें 10-11 द्वीप में लोग रहते हैं, बाकी वही है। जैसे अंडमान निकोबार 572 के लगभग, कहीं आपको 560 मिलेगा, डेटा आपको अलग मिल सकता है, कुछ पे ही लोग रहते हैं। वैसे ही ये है। तो अमीन द्वीप और कन्नानौर किसका द्वीप है? तो भाई लक्षद्वीप का। और कब कौन किसको अलग करता है? तो 11 डिग्री इसको अलग करता है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहना, एग्जाम में आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है? पावर हाउस। ठीक है, थोड़ा सा सही करिएगा। पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का चर्चा हम लोग किए थे। सेल क्या होता है? तो हमारे बॉडी का छोटा सा यूनिट जो होता है वो सेल होता है। एक ही प्रकार के कुछ सेलों का ग्रुप जब जमा होता है तो टिश्यू बनता है। एक ही प्रकार के जब बहुत सारे टिश्यू जमा होते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन जमा होते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? प्रॉपर बॉडी बन जाता है। तो ये देखो सेल क्या है, थोड़ा सा सेल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप नाम सुने होंगे रॉबर्ट हुक का, है ना, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था? तो एक पेड़ था, एक पेड़ का छोटा सा टुकड़ा काटा, और उसको जब सर्च किया तब उनको पता चला कि भाई एक सेल भी कुछ होता है। लेकिन चूंकि ये पेड़ का टुकड़ा काटे हुए थे, तो ये जो सेल मिला ये किस पर टाइप का सेल था? तो ये आपका डेड सेल था। ठीक है, कब हुआ था ये खोज? तो ये हुआ था आपका 1665 में, 1665 में। लेकिन एक और इंसान आया जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन
ल्यूवेनहॉक ये क्या किए, तो आपको देखो अलग अलग डेटा मिलेगा, जैसे बहुत सारे बुक पढ़ते हैं बहुत अलग अलग चीज मिलता है। जैसे कहीं आप पढ़ोगे कि तालाब के पानी से लिविंग सेल मिला, कहीं आप पढ़ोगे कि वो क्या था, बगीचा, बगीचा का मिट्टी से आपका लिविंग सेल मिला, कहीं कहीं पाओगे कि दांत के खुरचन से, दांत में जो गंदगी होता है उस खुरचन से लिविंग सेल मिला। बाकी आपको तीनों बता दिया गया, जो ऑप्शन में आएगा बना सकते हो। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। लिविंग सेल, इन्हें तो पहले पता भी नहीं चला कि ये सेल है। इसे नाम इन्होंने क्या दिया था, इसे नाम दिया था बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नाम दिया था। बाद में पता चला कि भाई ये लिविंग सेल है। और इसका खोज कब हुआ था, 1674 में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सिर्फ लिविंग सेल ही नहीं, लिविंग सेल, आरबीसी, स्पर्म, सबका खोज कौन किया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, 1674 में क्या किया गया था, तो इसका खोज किया गया। अब देखो उसके बाद एक नाम और आप सुने होंगे, स्लाइडन और स्वान। जब वे लोग आए तो भाई बताए कि सिर्फ सेल इत्तू का नहीं होता है, सेल को जब आप बड़े से देखोगे तो आपको इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे। इसी में कौन कौन हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्गी बॉडी होगा, प्लास्टिड होगा, सेंट्रोसोम होगा, बहुत कुछ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और इसी में से एक हम किसको उठाएंगे अब, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब पता नहीं साइंटिस्ट लोग इतना समय क्यों बचाते थे। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि देखा कोई, खोजा कोई, नाम कोई और रखा, काम हमारा बढ़ाया कि भाई तीनों का नाम याद करो। इसको देखा था कौन, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था एल्टमैन के द्वारा, वही था ना, कॉलिकर के द्वारा, सॉरी। ठीक है, देखो यही होता है, बहुत सारे नाम इसमें मिल जाएंगे। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉलिकर। ठीक है, इसके बारे में छानबीन कौन किया, वो किया अल्टमैन। और फिर इसका नाम कौन दिया था, बिंडा। पीछे वाले वीडियो में इसी पर क्वेश्चन था, तो वो हम पूरा प्रॉपर आपको लिख के बताए थे कि कौन नाम को खोजा, कौन उसका खोज किया, और कौन उसके बारे में देखा था सबसे पहले। ये हो गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है उससे मिलता है। आप देखते हो कि जब आप रनिंग कर रहे हो, कुछ भी आप भारी एनर्जी वाला काम कर रहे हो, तो आपके बॉडी में पेन हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, कौन करता है, वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, वो खाना आगे जाके स्मॉल रूप में टूटता है, छोटा रूप में टूटता है, छोटा पार्टिकल में टूटता है, वहां से एनर्जी हम लोग को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज्यादा हार्ड काम कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तब हम लोग को एनर्जी कौन देता है, तब हमारा बॉडी अवायवीय शोषण करने लगता है, अवायवीय। और उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जो पार्ट ज्यादा काम कर रहा है उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है, और फिर हम लोग को पेन होने लगता है। खैर वो तो आगे चले जाएंगे, साइंस ही पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम, इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एसिड होता है, हाइड्रोलाइटिक एसिड। ये क्या करता है कि ये फट जाता है, खुद भी मर जाता है, सेल के और भी ऑर्गन को मार देता है। प्लास्टिड, तो प्लास्टिड भाई हमारे में नहीं पाया जाता है, ये आपका पौधे वाले सेल में पाया जाता है। गोल्जी कोई, गोल्जी कोई क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। जो हमारे शरीर का जो बॉडी, जो ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है उसको ये क्या करता है, एनर्जी पहुंचा देता है। किसका एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का द्वारा बनाया गया एनर्जी। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो मेरे बॉडी का कौन सा ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, तो हमारा मुंह, हमारा ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, तो अभी ज्यादा एनर्जी किसको जरूरत है, तो हमारे शरीर को, मस्तिष्क को ज्यादा जरूरत है। तो अभी गोल्जी बॉडी क्या कर रहा होगा, हमारे शरीर का और भी जो एनर्जी होगा उसको हमारे मस्तिष्क और मुंह तक पहुंचा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है इंग्लिश में, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी हो जाएगा ना, गोल्जी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। जल में मौजूद कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है, जल में मौजूद कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जो कैंसर होता है, कैंसर कैसे होता है, कैंसर अनियंत्रित सेल डिवीजन से होता है। अनियंत्रित सेल डिवीजन मतलब हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, ये बॉडी एनी टाइम, बॉडी में सेल है वो एनी टाइम टूटते फूटते रहते हैं और नया बनते भी रहता है। जैसे अगर हम अपने एक बॉडी का सेल उठा लिए तो ये क्या करेगा, ये टूटेगा, और कितने सेल बन गया, 2। ठीक है, आगे जाके ये सेल भी टूटेगा, और कितना सेल बन गया, तो ये बन गया आपका 4। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार दिया तो आपके फेस का बहुत सारा सेल मर जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि दोबारा वो बन जाता है। लेकिन आप एक चीज याद रखोगे, ये जो कैंसर होता है, कैंसर कैसे होता है, तो अनियंत्रित सेल डिवीजन से, मतलब बहुत ज्यादा सेल डिवीजन जब होने लगता है तब जाकर के लोग को क्या हो जाता है, कैंसर।
कैंसर आपका कोई भी प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया से नहीं होता है, वो आपका अनियंत्रित सेल डिवीजन से होता है। एक चीज देखिएगा, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है और किस पार्ट में सबसे कम सेल डिवीजन होता है, आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि हमारे बॉडी में एक पार्ट है जिसका नाम होता है लीवर, इसी को हम लोग कहते हैं यकृत, और इसी को हम लोग कहते हैं जिगर, कहते हैं ना, बहुत सारा काम करता है हमारे बॉडी का ये लीवर, इसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। मतलब आपको पता है कि नहीं, हम लोग अपना लीवर का कुछ पार्ट डोनेट भी कर सकते हैं। मान लो कि इतना बड़ा अगर हमारा लीवर है, किसी को लीवर का जरूरत है, तो हम अपना इतना लीवर काट करके दे सकते हैं किसी को, होता है, लीवर डोनेशन भी होता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका सेल बना हुआ है, मतलब ये जो लीवर बना हुआ है, किस टाइप के सेल से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है हिपेटिक सेल से, ठीक है। जो लीवर बना हुआ होता है वो हिपेटिक सेल से बना हुआ होता है, और हिपेटिक सेल में ना जनरेशन का पावर बहुत ज्यादा होता है, रीजनरेशन का। आप जैसे ही अपना, मान लो कि आपका 100% लीवर था, आप 20% किसी को काट करके दे दिए, डोनेट कर दिए, ये क्या होगा कि जो हिपेटिक सेल है जल्दी रीजनरेशन करेगा और फिर से एक लीवर बना लेगा, मतलब पूरा अपने आप को कवर कर लेगा। लेकिन तो देखिएगा, तो आप देखना कि यहाँ पे आपका कैंसर होने का ज्यादा चांसेस भी होता है, जहां ज्यादा सेल डिवीजन होगा वहां आपका कैंसर होने का चांसेस रहेगा। दूसरा, ब्रेन, ठीक है, आप याद रखना कि हमारे ब्रेन में जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल, है ना। न्यूरॉन सेल जो ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, न्यूरॉन सेल में बिल्कुल भी सेल डिवीजन नहीं होता, एक भी नहीं होता। फिर आप एक बार कभी सुने होंगे कि मस्तिष्क का कैंसर हो गया, कैसे हो जाता है? फिर जब सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है इसमें, तो कैसे हो जाता है कैंसर? कैसे होता है? न्यूरॉन सेल, मान लो कि हमारा ये ब्रेन है, तो इसमें 90 to 95% लगभग न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है। लेकिन 5% का काम ये कर देता है। 5% जो सेल होता है उसका नाम होता है गिलियल सेल। क्या नाम होता है? गिलियल सेल। और गिलियल सेल में इतना ज्यादा डिवीजन होता है कि ये लीवर को पीछे छोड़ दे। गिलियल सेल में बहुत ज्यादा डिवीजन होता है। ये जो आपका 5% बचा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गिलियल सेल, ठीक है। इसको गिलियल सेल कहा जाता है, जिसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है बहुत ज्यादा। और इसी वजह से ब्रेन का भी, ब्रेन ट्यूमर सुने हो ना, ब्रेन ट्यूमर कब होता है? जब बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा सेल बनता है तो ट्यूमर बन जाता है। तो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? गिलियल सेल की वजह से, ना कि न्यूरॉन सेल की वजह से, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। दूसरा हम लोग जानते हैं जैसे पाड़ा की वजह से कौन सा बीमारी होता है? तो पाड़ा की वजह से होता है मिनी माता, यही होता है ना। दूसरा होता है एक आपका कैडमियम की वजह से कौन सा बीमारी होता है? तो इटाई, ठीक है। उसके बाद और कुछ बताओ, जैसे देखो सीसा, ठीक है। जैसे हुआ था बीच में चर्चा हुआ था कि मैगी में सीसा पाया जा रहा है, तो अगर आप सीसा खाओगे तो आपको कौन सा बीमारी होगा? तो आपका तंत्रिका तंत्र बौड़ा जाएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है। तो आप इसे याद रखना, पारा हो गया, कैडमियम हो गया, सीसा हो गया, आर्सेनिक हो गया। देखो फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की वजह से क्या होता है कि हमारा हड्डी और दांत क्षय होने लगता है, ठीक है। हड्डी प्लस दांत, इसमें क्या होने लगते हैं? तो ये क्षय होने लगता है, ये टूटने लगता है, इसमें डिके होने लगता है, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा 10 क्वेश्चन फिर से खत्म हुआ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपना तैयारी भरपूर करते रहिए। थैंक यू।